सोचिए, एक ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज ना हो और खाना खाना ही मौत का कारण बन जाए, और अगर ना खाएं तो कमज़ोर होकर मर जाए। 1920 के दशक तक टाइप 1 डायबिटीज़ एक ऐसी ही मौत की सज़ा थी। डॉक्टर इससे प्रभावित रोगियों को स्टारवेशन डाइट, भूख सहकर जीने की सलाह देते थे, मतलब बहुत कम खाने की सलाह, जिससे शरीर में ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा न बढ़ पाए। बहुत से लोगों से खान पान में परहेज नहीं हो पाता, जिस कारण उनकी मौत निश्चित थी। और जो परहेज कर भी लेते, उनके जीवन का थोड़ा समय जरूर बढ़ जाता, लेकिन अंततः कुपोषण और उससे फैले इन्फेक्शन से मृत्यु निश्चित थी। 1869 में एक जर्मन वैज्ञानिक पॉल लैंगरहैंस ने पैनक्रियास का अध्ययन करते हुए कुछ अनोखे कोशिका समूहों को देखा। ये सेल्स छोटे छोटे आइलैंड जैसी दिखती थी। यद्यपि लैंगरहैंस यह नहीं समझ पाए कि इन सेल्स का काम क्या है, किंतु उन्हीं के नाम पर बाद में इन्हें आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहा गया। 1889 में दो जर्मन डॉक्टर ऑस्कर और जोसेफ पैनक्रियास के पाचन कार्य को समझने के लिए अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने कुत्तों पर एक प्रयोग किया। कुत्ते का ऑपरेशन कर उसका पैनक्रियास हटा दिया। उन्होंने पाया कि कुत्ता बहुत अधिक पेशाब करने लगा है, और जहाँ भी वह पेशाब करता है वहाँ चींटियाँ इकट्ठी हो जाती हैं। उन्हें शक हुआ कि कुत्ते के पेशाब में शुगर मौजूद हो सकती है, जो कि चींटियों को आकर्षित कर रही है। परीक्षण में यह बात सही साबित हुई। इससे यह बात स्पष्ट हुई कि पैनक्रियास किसी न किसी तरह ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, लेकिन अभी यह नहीं पता चल पाया था कि पैनक्रियास में कौन सा भाग डायबिटीज़ को रोकने के लिए जिम्मेदार है। अमेरिकन पैथोलॉजिस्ट यूजिन ओपी ने मरे हुए डायबिटिक रोगियों के पैनक्रियास का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि डायबिटिक रोगियों के पैनक्रियास में स्थित आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की सेल्स क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गई थी। यह इस बात का ठोस प्रमाण था कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स ब्लड शुगर कंट्रोल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 1916 में सर एडवर्ड साफर ने विचार दिया कि पैनक्रियास से कोई एक विशेष पदार्थ निकलता है जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। उन्होंने इसे इंसुलिन कहा। अब तक यह अंदाजा तो लग चुका था कि पैनक्रियास से कोई पदार्थ सिक्रीट होता है जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, लेकिन अभी तक इसे कोई अलग नहीं कर पाया था। कनाडा के एक युवा आर्मी डॉक्टर फ्रेडरिक बेंटिंग को इस विषय में बहुत अधिक दिलचस्पी थी। बेंटिंग को डायबिटीज़ का कोई विशेष ज्ञान ना था, लेकिन इस बारे में उन्होंने कुछ रिसर्च पेपर पढ़े थे। एक रात उन्हें विचार आया कि क्योंकि पैनक्रियास का एक मुख्य कार्य डाइजेस्टिव एंजाइम बनाना भी है, और जब वैज्ञानिक पैनक्रियास से वह जरूरी पदार्थ निकालने की कोशिश करते हैं, तब डाइजेस्टिव एंजाइम के कारण वह पदार्थ शुद्ध रूप से प्राप्त नहीं हो पाता है। लेकिन अगर किसी तरह डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बनने से रोक दिया जाए तो वह पदार्थ शुद्ध रूप से प्राप्त हो सकता है। उन्होंने आधी रात को अपनी नोटबुक में लिखा, कुत्ते की पैनक्रियाटिक डक्ट्स को बांध दो। कुत्ते को तब तक जीवित रखो जब तक कि डाइजेस्टिव सेल्स नष्ट न हो जाएं और सिर्फ लैंगरहैंस सेल्स बचे। अब इन सेल्स से निकलने वाले उस महत्वपूर्ण पदार्थ को अलग करने की कोशिश करो। बेंटिंग के पास अब डायबिटीज़ को निपटाने का एक अनोखा विचार था, लेकिन समस्या थी कि वे अपने प्रयोग कहाँ करें। उनके पास ना तो कोई लैब थी और ना कोई संसाधन। उन्होंने टोरंटो विश्वविद्यालय के एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर जॉन मैकलॉड से मदद मांगी। मैकलॉड बेंटिंग से मिले तो, लेकिन उन्होंने उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने कहा, तुम्हें क्या लगता है, इतने बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने इस पर काम किया है, क्या तुम उनसे ज़्यादा जानते हो? बेंटिंग को खुद पर पूरा भरोसा था। उन्होंने मैकलॉड को समझाने की कोशिश की। काफ़ी अनुरोध के बाद आखिरकार मैकलॉड ने बेंटिंग को काम करने के लिए एक छोटी सी प्रयोगशाला दे दी। मैकलॉड ने सहायता के लिए बेंटिंग को 2 मेडिकल छात्रों में से एक को चुनने का विकल्प दिया। ये थे चार्ल्स वेस्ट और क्लार्क नोबल। कहते हैं कि कौन पहले काम करेगा, इसका फैसला सिक्का उछाल कर हुआ। चार्ल्स वेस्ट को मौका मिला। बेंटिंग ने काम करना शुरू किया।
इसी दौरान मैकलॉड छुट्टियां मनाने यूरोप चले गए। बेंटिंग और बेस्ट को प्रयोग करने की पूरी स्वतंत्रता मिल गई। उन्होंने कुत्तों पर कई प्रयोग किए। उन्होंने कुछ कुत्तों के पैंक्रियास को धागे से बांधकर उसकी रक्त आपूर्ति को सीमित कर दिया, जिससे पैंक्रियास सिकुड़ गया और उसकी डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाने वाली सेल्स नष्ट हो गईं। इसके बाद उन्होंने पैंक्रियास को पीस और छानकर उसका एक्सट्रैक्ट तैयार किया। अब उन्हें साबित करना था कि उनका तैयार किया गया पदार्थ डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। उन्होंने एक और कुत्ते का पैंक्रियास निकाल दिया, जिससे उसे डायबिटीज़ हो गई। अब इस डायबिटिक कुत्ते को निकाले गए इस पदार्थ का इंजेक्शन दिया गया। उस कुत्ते का ब्लड शुगर सामान्य हो गया और उसकी हालत सुधरने लगी। जब इंजेक्शन देना रोक दिया तब फिर से शुगर लेवल बढ़ गया। उन्होंने इस पदार्थ को आइलेटिन नाम दिया। बाद में इसे इंसुलिन ही कहा जाने लगा। यह पहली बार था जब इंसुलिन के प्रभाव को जीवित प्राणी पर देखा गया और सिद्ध हो गया कि इंसुलिन डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकता है। इन प्रयोगों में कई कुत्तों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। बेंटिंग को कुत्तों की मौत पर दुख था, लेकिन वे इसे जरूरी बलिदान मानते थे। जब मैकलॉड छुट्टियों से वापस आए तो उन्हें इस एक्सपेरिमेंट की सफलता की बात पता चली। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने संदेह जाहिर किया। यह बात बेंटिंग को बुरी लगी। उन्हें लगा कि मैकलॉड को उन पर भरोसा नहीं है। अंततः तय हुआ कि इस संबंध में और प्रयोगों को करने की आवश्यकता है। बाद के प्रयोग भी सफल रहे। जब एक बड़े वैज्ञानिक सम्मेलन में इन शोधों को प्रस्तुत किया गया तो बेंटिंग मैकलॉड से बड़ा नाराज हो गए। उन्हें लगा कि मैकलॉड उनकी खोज का क्रेडिट खुद लेने की कोशिश कर रहे हैं। बेंटिंग बैठक के बाद बेहद गुस्से में थे। उन्होंने बेस्ट से कहा कि वे मैकलियोड की लैब छोड़ सकते हैं। बेस्ट ने उन्हें किसी तरह शांत किया। जॉन मैकलॉड को एहसास हुआ कि बेंटिंग और बेस्ट द्वारा निकाला गया इंसुलिन अभी भी पूरी तरह शुद्ध नहीं है, अतः इसे प्यूरिफाई करना होगा। उन्होंने इंसुलिन को प्यूरिफाई करने के लिए बायोकेमिस्ट जेम्स कॉलिब को अपनी टीम में शामिल किया। इस पर बेंटिंग को लगा कि मैकलॉड उन्हें प्रयोगों से अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं। 11 जनवरी 1922 को टाइप 1 डायबिटीज़ से पीड़ित 14 साल के एक बच्चे लियोनार्ड थॉम्सन को बेंटिंग और बेस्ट द्वारा निकाला गया अनप्यूरिफाइड इंसुलिन इंजेक्शन दिया गया। अशुद्ध होने के कारण बच्चे को इससे एलर्जिक रिएक्शन होने लगी, अतः इसे रोक दिया गया। इसी बीच जेम्स कॉलिब ने इंसुलिन को शुद्ध करने की प्रक्रिया विकसित कर ली। अब लियोनार्ड को शुद्ध किया हुआ इंसुलिन दिया गया। यह इंसानों पर इंसुलिन का पहला सफल प्रयोग था। जेम्स कॉलिब ने शुद्ध इंसुलिन तो प्राप्त कर ली थी, लेकिन वे इसकी प्रक्रिया को बेंटिंग को बताने से हिचक रहे थे। वे इसे केवल मैकलॉड को बताना चाहते थे। ये बात बेंटिंग को इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने कॉलिब को घूंसा मारने की धमकी दे डाली। 1923 में जब नोबेल पुरस्कार की घोषणा हुई तो यह पुरस्कार 32 वर्षीय बेंटिंग और मैकलॉड को संयुक्त रूप से दिया गया। बेंटिंग को इस पर बेहद गुस्सा आया। उन्होंने कहा अगर किसी और को वह पुरस्कार मिलना चाहिए था तो वह बेस्ट थे, ना कि मैकलॉड। मैकलॉड की भूमिका सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने हमें एक लैब दी और छुट्टियों पर चले गए। बेंटिंग इस हद तक नाराज थे कि वे पुरस्कार लेने समारोह में नहीं गए और पुरस्कार से मिली आधी राशि बेस्ट को दे दी। इस पर देखा देखी मैकलॉड ने भी आधी राशि कॉलिब को दे दी। बेंटिंग और मैकलॉड के रिश्ते हमेशा के लिए बिगड़ गए। बेंटिंग अक्सर कहते थे कि इंसुलिन को बेस्ट और मैंने खोजा है और किसी ने नहीं। बेंटिंग की यह बात काफ़ी हद तक सही भी थी कि नोबेल कमेटी ने पुरस्कार देने में निष्पक्षता नहीं बरती थी। बेस्ट को नज़रअंदाज करना साफ अन्याय था। हालांकि इस सब के बावजूद सब में एक बात अच्छी थी कि कोई पेटेंट विवादों में नहीं उलझा। इंसुलिन का पेटेंट मात्र $1 में टोरंटो विश्वविद्यालय को सौंप दिया गया। इसका पेटेंट कराने का मकसद केवल इतना था कि अगर कोई और इसका पेटेंट लेने की कोशिश करे तो उसे रोका जा सके। इसका उद्देश्य था कि इंसुलिन का उत्पादन बिना किसी रुकावट के हो और यह हर ज़रूरतमंद तक पहुँचे। बेंटिंग ने कहा था, इंसुलिन का पेटेंट लेना ऐसा होगा जैसे कोई ऑक्सीजन का पेटेंट ले ले।
मात्र 49 वर्ष की आयु में एक प्लेन क्रैश में उनकी मृत्यु हो गई। आगे चलकर इंसुलिन की संरचना को समझ सिंथेटिक इंसुलिन बनाना संभव हुआ। आज इंसुलिन को जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा बैक्टीरिया व यीस्ट से उत्पादित किया जाता है। बाद के अध्ययनों में इंसुलिन की पूरी क्रियाविधि भी समझ आई। असल में जब हम खाना खाते हैं तो शरीर कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देता है। यह ग्लूकोज खून में मिल जाता है, जिससे ब्लड शुगर बढ़ता है। ब्लड शुगर बढ़ते ही पैंक्रियास के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में पाई जाने वाली बीटा सेल्स इंसुलिन हार्मोन रिलीज करती हैं। इंसुलिन इस ग्लूकोज को खून से निकाल शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाता है। कोशिकाएं इस ग्लूकोज का उपयोग ऊर्जा पैदा करने में करती हैं। जब किसी व्यक्ति का इम्यून सिस्टम पैंक्रियास की बीटा सेल्स को क्षतिग्रस्त कर देता है तो उसे टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाता है। उसके शरीर में इंसुलिन बनता ही नहीं। परिणाम स्वरूप ब्लड शुगर लेवल बहुत बढ़ जाता है और शरीर की कोशिकाएं भूखों मरने लगती हैं। शरीर ऊर्जा के लिए फैट को तोड़ने लगता है। इससे कीटोन्स नामक एसिडिक पदार्थ बनने लगते हैं, जिससे डायबिटिक कीटो एसिडोसिस नाम की खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जो मौत का कारण बनती है। इसके अलावा कमज़ोर इम्यून सिस्टम के कारण भी बहुत सी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, जिससे अंततः मौत हो जाती है। आज भी टाइप 1 डायबिटीज़ का कोई परमानेंट इलाज नहीं है, किंतु इंसुलिन थेरेपी व सही खानपान द्वारा व्यक्ति एक लंबा व आनंददायक जीवन जी सकता है। वैसे तो बीमारी कोई भी हो खतरनाक होती है, लेकिन टाइप 1 की तुलना में टाइप 2 डायबिटीज़ थोड़ी कम खतरनाक है। इसमें इंसुलिन बनना बंद नहीं होता है, लेकिन सेल्स इसका सही से यूज़ नहीं कर पाती है। दवाइयों व सही खानपान द्वारा इसे कंट्रोल किया जा सकता है।